आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके नाम पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। विनायक दामोदर सावरकर। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग वीरता का प्रतीक मानते हैं तो कुछ लोग एक बहुत बड़ा विवाद। और यही वो विरोधाभास है जो सावरकर की पूरी कहानी के सेंटर में है। एक ही इंसान और उसकी दो एकदम अलग अलग तस्वीरें। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही आदमी को इतने अलग अलग नजरियों से कैसे देखा जा सकता है। एक तरफ तो वो एक क्रांतिकारी हैं जिन्होंने लंदन में बैठकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और दूसरी तरफ उन पर अंग्रेजों से माफी मांगने और उनका साथ देने तक के इल्जाम है। तो सावरकर की इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम उनके जीवन के सफर पर चलेंगे। सबसे पहले उनकी दोहरी पहचान को देखेंगे, फिर उनकी क्रांति की आग को महसूस करेंगे, काला पानी की सजा और वहां लिखी गई उन चिट्ठियों की पड़ताल करेंगे जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हैं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को बनाया। तो चलिए, हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है, उस बुनियादी सवाल से कि आखिर एक ही इंसान के नाम के साथ वीर और माफी वीर जैसे दो एकदम उल्टे शब्द कैसे जुड़ गए। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस चिंगारी को देखते हैं जिससे वीर सावरकर की क्रांति की आग जली थी। ये उनके जीवन का वो हिस्सा है जिस पर कोई विवाद नहीं, जो सिर्फ बहादुरी और देश प्रेम से भरा था। नासिक में जन्मे सावरकर के मन में बचपन से ही क्रांति की एक ज्वाला थी। लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अभिनव भारत नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इसका मकसद सिर्फ भाषण देना नहीं था, बल्कि हथियार उठाकर सशस्त्र विद्रोह करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। और यही आग उन्हें लंदन तक ले गई, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की आड़ में इंडिया हाउस को क्रांतिकारियों का एक गढ़ बना दिया। सोचिए, वो वहां भारतीय छात्रों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1909 में उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने तो ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे तहलका मचा दिया। पहली बार किसी ने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। अंग्रेज इतना डर गए कि किताब के छपने से पहले ही उस पर बैन लगा दिया। लेकिन ये किताब चोरी छिपे हॉलैंड में छपी और इसकी कॉपियां भारत तक पहुंचाई गईं। फिर 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या की साजिश के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। इस क्रांति की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें एक नहीं बल्कि दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब कुल 50 साल। और ये सजा काटने के लिए उन्हें भेजा गया अंडमान की उस बदनाम सेलुलर जेल में, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते थे। एक ऐसी जगह जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था और जहां कैदियों पर बेहिसाब जुल्म होते थे। लेकिन काला पानी की उन्हीं दीवारों के अंदर सावरकर की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो आज तक भारतीय राजनीति में तूफान लाता है। यहीं से वीर की कहानी में एक नया और बहुत ही विवादास्पद चैप्टर जुड़ता है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, अगर वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए इतनी भयानक सजा झेली, तो फिर उनके नाम पर इतना विवाद क्यों है? उनके बलिदान पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? इस पूरे विवाद की जड़ उन चिट्ठियों में है जो उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे से लिखी थी। 1911 से 1920 के बीच सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को एक दो नहीं बल्कि लगभग 6 से 7 बार दया याचिकाएं भेजी, जिन्हें मर्सी पिटिशन कहा जाता है। इन याचिकाओं में जो भाषा इस्तेमाल की गई वही असल में विवाद की वजह है। 1913 की एक पिटिशन का ये हिस्सा देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं सरकार की किसी भी तरह से सेवा करने को तैयार हूँ। एक भटका हुआ बेटा सरकार रूपी माता पिता के दरवाजे पर नहीं लौटेगा तो और कहा जाएगा। अब उनके आलोचकों के लिए ये भाषा सिर्फ रिहाई की अपील नहीं थी, ये एक तरह से सरेंडर था, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का खुला ऐलान। और बस यहीं पर सावरकर की कहानी दो एकदम अलग अलग रास्तों में बंट जाती है। क्या ये काला पानी की तकलीफों से टूट चुके एक क्रांतिकारी का सरेंडर था, या फिर ये जेल से बाहर आकर दोबारा लड़ाई शुरू करने की एक बहुत सोची समझी चाल थी? चलिए इन दोनों तर्कों को थोड़ा और समझते हैं। आलोचक कहते हैं कि ये याचिकाएं काला पानी की भयानक तकलीफों से बचने का एक रास्ता थी, जहां कैदियों को कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था। वो इसे ब्रिटिश सरकार से वफादारी का वादा मानते हैं, एक तरह से आज़ादी की लड़ाई के साथ धोखा। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी थी।
उनका मानना है कि सावरकर ये जानते थे कि जेल में सड़कर देश का कोई भला नहीं होगा, इसलिए बाहर निकलना जरूरी था। वो ये भी बताते हैं कि उस समय महात्मा गांधी ने भी सावरकर भाइयों समेत कई राजनीतिक कैदियों के लिए याचिका देने की सलाह दी थी। हालांकि दोनों की याचिकाओं की भाषा और हालात में क्या फर्क था, इस पर आज भी बहस होती है। 1924 में जब सावरकर जेल से बाहर आए तो वो एक बदले हुए इंसान थे। उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया था और राजनीति से दूर रहने का हुक्म था। तो अब उनकी सारी ऊर्जा एक नई दिशा में लग गई, एक ऐसी दिशा जिसने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदलने में एक बड़ा रोल निभाया। उनका क्रांतिकारी रूप अब एक विचारक और समाज सुधारक का रूप ले रहा था। इसी दौरान उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को एक ठोस रूप दिया। अपनी 1923 की किताब हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू में उन्होंने इसे सिर्फ एक धर्म यानी हिंदुइज्म से अलग बताया। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान है। उनके हिसाब से हिंदू वो है जिसके लिए भारत सिर्फ पितृभूमि यानी उसके पुरखों की जमीन नहीं, बल्कि पुण्यभूमि भी है, यानी उसके धर्म और आस्था का केंद्र भी भारत ही है। अब इस परिभाषा में भारत में जन्मे सिख, बौद्ध और जैन धर्म तो आ गए, लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म के मानने वाले बाहर रह गए, क्योंकि उनकी पुण्यभूमि भारत से बाहर थी और यही उनकी विचारधारा का एक बड़ा और विवादास्पद पहलू बना। उनकी ये नई विचारधारा उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाले आज़ादी के आंदोलन से और भी दूर ले गई। 1937 में जब वो पूरी तरह आज़ाद हुए तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कांग्रेस अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी, तब सावरकर ने एक बहुत ही विवादास्पद कदम उठाया। उन्होंने हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहा। उनका तर्क था कि इससे हिंदुओं को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। इसी तरह उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लिया। उनका मानना था कि इससे देश कमज़ोर होगा। बाद में महात्मा गांधी की हत्या के मामले में भी उनका नाम आया, हालांकि अदालत ने उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दी। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को हम समझें कैसे? एक तरफ वो हिम्मत वाले क्रांतिकारी हैं और दूसरी तरफ एक विवादास्पद विचारक। सावरकर की विरासत आज भी एक पहेली है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। आखिर में हमारे सामने सावरकर की दो अलग अलग कहानियां हैं और मजे की बात यह है कि दोनों ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। उनके समर्थकों के लिए वो वीर सावरकर हैं, एक महान क्रांतिकारी, हिंदुत्व के जनक, एक दूर की सोचने वाले समाज सुधारक और एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने देश के लिए वो तकलीफें सही जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं उनके आलोचकों के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने हार मान ली और एक ऐसी विचारधारा को बढ़ाया जो भारत के सेक्युलर ताने बाने के खिलाफ थी। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास को ऐसे जटिल और विरोधाभासी किरदारों को कैसे देखना चाहिए? क्या हम किसी इंसान को उसके जीवन के सिर्फ एक हिस्से से, चाहे वो बहादुरी का हो या विवाद का, उससे जज कर सकते हैं? या फिर हमें पूरी कहानी को उसकी हर अच्छी बुरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए? इसका जवाब शायद सावरकर की जिंदगी की तरह ही आसान नहीं है।